नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद इस समय पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जनपद के रूप में प्रचलित है और गोरखपुर की प्रत्येक गतिविधियों पर पूरे प्रदेश की नज़र लगी होती है। गोरखपुर सिविल कोर्ट का इस समय चुनाव संचालित हो रहा है और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से मैं बात कर रहा हूं, उनकी प्राथमिकताओं को मैं अब मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ इस समय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रत्नाकर सिंह जी हैं। रत्नाकर सिंह जी का पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा लंबा कैरियर रहा है और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आप बहुत ही सक्रियता के साथ अपना योगदान देते रहे हैं। इसके पूर्व आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और इस समय आपने अध्यक्ष पद की प्रत्याशिता प्रतिवेदित किया है। तो हम रत्नाकर जी से जानेंगे कि इस चुनाव में उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। सिंह साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भाई, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक जो है आपके जीवन वृत्त पर थोड़ा सा जानकारी मैं जो बता सकता हूँ। स्वागत है। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, अपने मतदाताओं को ये बता दें कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं और जो आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विधि स्नातक और विधि व्यवसाय तक का जो सफ़र है आपका, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। मित्रों, मेरे छोटे भाई और वरिष्ठ पत्रकार उमेश जी ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही और वाणी के धनी हैं उमेश जी। जिह्वा पर सरस्वती का वास है, इसलिए ये बहुत ही चंद शब्दों में बहुत बड़ी गाथा कह जाते हैं। मेरा जन्म 1956 में बनारस में हुआ था। मेरे पिताजी तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। 57 में जब गोरखपुर विश्वविद्यालय खुला तो मेरे पिताजी यहाँ प्राचीन इतिहास विभाग में आ गए। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर रामवृक्ष सिंह, एक रिनाउंड हिस्टोरियन के रूप में उनकी एक ख्याति है। मेरी माँ श्रीमती मनोरमा देवी जौनपुर के सेनापुर गांव की रघुवंशियों के खानदान की पुत्री थी और मेरा शैक्षणिक जीवन जो है वह प्रारंभिक दौर में शिशु मंदिर और विद्या मंदिर गोरखपुर से शुरू हुआ। फिर जुबली से होते हुए मैंने डीएवी इंटर कॉलेज से 72 में हाई स्कूल किया। 74 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। फिर दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज से मैंने बीए की शिक्षा ली और फिर सेंट एंड्रूज से मैंने लॉ किया 81 में। सिंह साहब, ला आप बहुत पहले कर चुके थे और उसके बाद आपका जो करियर था, आपने पत्रकारिता में अपना पूरा समय दिया और पत्रकारिता में भी आपने एक अपनी एक अलग छाप छोड़ी। आज जैसे अखबार में श्रेष्ठतम अखबार के आप संपादक भी रहे और फिर आप इस वकालत क्षेत्र में आए, तो बहुत दिनों बाद फिर वकालत की आपको याद आई, ऐसा क्यों? मित्र, आप जानिए, कहा जाता है दुनिया गोल है। आप जहाँ से चलते हैं, अगर आपकी यात्रा चलती रहती है तो एक दिन पुनः आप वहीं आते हैं। मैंने 81-82 तक लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस किया। मेरे गुरु डॉक्टर रामदरस त्रिपाठी जी, जो कि भारत के रिनाउंड लेबर लॉ स्पेशलिस्ट थे, 82 में मैंने सहारा इंडिया के लीगल सेक्शन में एज मैनेजर ज्वाइन किया और 84 में मैंने नौकरी छोड़ी और फिर दैनिक जागरण का गोरखपुर संस्करण मैंने ज्वाइन किया और फिर उसमें मैं तमाम पदों पर रहते हुए सिटी इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज, पूर्वांचल प्रभारी, ये सब रहते हुए मैंने 93 में जागरण छोड़ा। फिर मैं नवभारत टाइम्स नई दिल्ली का प्रतिनिधि रहा। बनारस अमर उजाला भी मैंने ज्वाइन किया और इनकी आजमगढ़ के टोटल अमर उजाला की पत्रकारिता को इस्टेब्लिश करने में आप लोग के सहयोग से बहुत ही काम करना पड़ा। फिर आया आज गोरखपुर, आज मैं संपादक के रूप में मुझे प्रतिष्ठा मिली। 2000
साथ में मैंने आज को भी धन्यवाद देते हुए मैं वापस कचहरी की दुनिया में आया। रजिस्ट्रेशन मेरा 95 में हुआ। श्री इंदुभूषण श्रीवास्तव जी जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने 95 में मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया। आप लोग के स्नेह से 2018 में यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा और इस बार मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। बहुत बेहतर तरीके से आपने जीवन वृत्त को आपने रख दिया। धन्यवाद। मतदाता अभी तक रत्नाकर सिंह को जानता था, और रत्नाकर सिंह का पूरा जीवन वृत्त अब उसके सामने होगा। ये उसके लिए आसानी हो जाएगी कि अपने प्रत्याशी के बारे में और कुछ वो जान सकेगा। एक माध्यम में बना। सिंह साहब, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो कचहरी परिसर और कचहरी परिसर से बाहर अधिवक्ताओं की समस्याओं पर आपकी पहली दृष्टि रही है, और चूंकि आप अखबार से जुड़े रहे हैं तो इसलिए समाज के समस्त समस्याओं पर आपकी पहली दृष्टि रही। कचहरी में अधिवक्ताओं के लिए जो आपकी प्राथमिकता है, जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या है, जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अगर एक लाइन में अपनी प्राथमिकता मैं बताऊं तो अधिवक्ता हित मेरी प्रथम और अंतिम प्राथमिकता है। अब अधिवक्ता हित में आप आते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं। आप यहाँ आते हैं एक कानून न्याय की आशा में आए हुए, यहाँ तमाम दुखी पीड़ित जनों की आशा के केंद्र के रूप में आप आते हैं। बिल्कुल। तो एक अधिवक्ता के रूप में जहाँ हम पीड़ित होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई आता है तो वादकारी के भी हित का हमें, तो मुझे लगता है कि यहाँ वादकारियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं का अभाव है। उनके पास बैठने का अभाव है। गर्मी के दिनों में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है यहाँ पर। अब आइए आप इन टोटल बात करते हैं अधिवक्ता और उसके साथ हो, तो हमारी जो दैनिक आवश्यकता है, यूरिनल्स की कमी है। बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग अधिवक्ताओं जिनको परेशानी होती है, कई अधिवक्ताओं को मैं जानता हूं कि वो दिन भर इसलिए पानी नहीं पीते हैं कि उन्हें यूरिनल जाना पड़ेगा और उसके लिए उनको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। बहुत सारी महिलाओं के लिए समस्या है, उनके लिए प्रसाधन की कोई अलग से पृथक व्यवस्था कायदे से नहीं है। जो व्यवस्था है वह गंदगी से लबरेज रहती है। जो पदाधिकारी चुना जाता है वो चुनते वक्त किए गए तमाम वायदों को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि एक अधिवक्ता और बेंच, जो बार और बेंच का रिश्ता होता है, वो उसको भूल जाता है। वह बेंच के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्तों को जोड़ने में लग जाता है और अधिवक्ता बेचारा असहाय सा, ठाका सा देखता रह जाता है। आते हैं हम शेड्स की व्यवस्था में। हमारे पास जो शेड है, किसी शेड के फर्श में प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कोई सिटिंग व्यवस्था नहीं है, लड़कियों के लिए अलग से लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे बार में लाइब्रेरी रही है उसकी किताबें कहाँ गई कोई नहीं जानने वाला है। ई लाइब्रेरी का नाम आता है, ई लाइब्रेरी की भी कोई सुविधा नहीं, जर्नल्स नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हम उसके प्रतिनिधि के रूप में आते हैं तो हमें उसकी तमाम उन परेशानियों को देखना होगा। हमारा कहीं कोई बीमा नहीं कराया जाता है। नए लड़के आते हैं, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, लेकिन आज उन महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? उनके बैठने की, उनके प्रसाधन की, उनके लंच करने के लिए, उनके पढ़ने के लिए कोई वर्कशॉप नहीं चलाया जाता है। मेरा मानना है कि अगर एक परिवार, हम इसको मानते हैं, तो एक अधिवक्ता की पुत्री की अगर शादी होती है तो एक न्योता, एक बराबर 1,000 रुपये दें हम, चाहे 100, 1,000, 501 रुपये दें, लेकिन एक न्योता का 11,000 रुपये दें। एक न्योता हमें अपने घर में अपने बच्ची के नाम से देना होगा। बीमारी के लिए हमें उसका बीमा कराना होगा। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें देखना होगा। शेड्स में पानी चूते हैं, सड़कों पर पानी लग जाता है, गाड़ियों के लिए खड़ी करने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जिस एक वर्ग के लिए पूरे समाज में सिर्फ एक वर्ग है अधिवक्ता, जिसको विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है, आज हमको गुंडे की संज्ञा दी जाती है। तो हमको अपने आचरण में भी ध्यान देना होगा। जैसे अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ जो वकालतनामे के माध्यम से जी बार एसोसिएशन जो सहयोग राशि लेता है, हाँ, उसका आपकी नज़र में कितना सकारात्मक प्रयोग हो पाया है? आपने यदि नहीं हुआ है, आपने तो बारूद के ढेर के पास मोमबत्ती जला दी। मित्र, आपने इतना सटीक प्रश्न कर दिया है। आज जो यह
देखिए, मेरा कहना है कि बार का अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कोषाध्यक्ष हो, यह सेवा का पद है, यह लाभ का पद नहीं है। लेकिन आज स्थितियां ये हो गई कि लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार रहने के लिए लालायित रहते। कौन सी मलाई है जो खाने के लिए लोग इतना लालायित रहते? 5,000-7,000 लोगों की कचहरी है ये। हम सबको मौका दें। बिल्कुल। इतना पैसा हम ले रहे हैं वकालतनामा के नाम पर कि हमें कई बार ये कहने में, एक गरीब मुवक्किल से कहने में लगता है कि वो कहाँ से इतना पैसा देगा, और वो देखता है कि वहीं से 50 रुपए की पर्ची वकील साहब को मिल जा रही है और बाकी वहाँ चली जा रही है। उस पैसे का क्या हो रहा है? आज तक कभी कोई कमेटी जाती है तो फंड छोड़कर नहीं जाती है, ऋण छोड़कर जाती है। कभी किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया। मैं दावा करता हूँ और आपके मंच से अपने समस्त अधिवक्ता साथियों को इस बात पर दावा करता हूँ कि मैं सारी की सारी पूरे 2 साल का ये कार्यकारिणी बीती है, एक भी आम सभा नहीं हुई है। जो आम सभा हुई है वो हड़ताल के नाम पर हुई है, जिसमें ये मुद्दा नहीं पूछा गया कि हे अधिवक्ता बंधु, आप अपनी परेशानी बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर मेरी प्राथमिकताओं में कार्यकाल को लेकर के तमाम सारे गतिरोध रहे हैं और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कार्यकारिणी आती है वो कार्यकाल जो नियमित समय पर चुनाव होना चाहिए वो नहीं कराती है। तो क्यों ना कार्यकाल को ही बढ़ा दिया जाए, इस तरह का प्रस्ताव? नहीं मित्र, मुझे अपने भीतर एक आत्मविश्वास और एक आत्मशक्ति और आनी चाहिए। मैं अपने नामांकन के साथ एक एफिडेविट देता हूँ कि मैं रत्नाकर सिंह यदि चुना जाता हूँ तो मेरा कार्यकाल 365 दिन का होगा। अगर 365 दिन में मैंने कार्यकाल अपना समाप्त नहीं किया तो इस अधिकार पत्र, इस शपथ पत्र के माध्यम से मेरे कार्यकाल को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। और ये संभवतः यह 365 दिन का एफिडेविट देने वाला शायद उत्तर प्रदेश के संपूर्ण बार में मैं इकलौता प्रतिनिधि हूँ। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ बहुत कि बेहतर तरीके से आप अपनी प्राथमिकताओं को रख रहे हैं। संविधान की रक्षा हो, बस इतना चाहता हूँ। तो एक संवैधानिक प्रश्न ही मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। आप मुझे घेर रहे हैं। नहीं, उत्तर एडवोकेट्स एक्ट जो है 1960 में बना और 1961 में इन्फोर्समेंट हुआ। उसी समय से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो सदस्य हैं 25 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। आज जो है प्रदेश में 75 जिले हो गए हैं, अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 4 लाख पहुंचने जा रही है। ऐसे में प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व हो, हर जिले से एक सदस्य निर्वाचित होकर के जाए, इसके लिए क्या आपके मन में कहीं कोई विचार आया कभी? तो चाहते हैं कि हर जिले से बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व निश्चित होना चाहिए। और जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अभी इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है अभी तो वो बिल है उसको तत्काल एक्ट के रूप में लाकर और लागू करना चाहिए। आज हमारे ऊपर हम कानून के रखवाले हैं। कह दिया जाता है कि सड़क पर अगर अधिवक्ता जा रहा है कचहरी तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन एक अदना सा मंत्री आता है, अंगूठा छाप मंत्री आता है और भीड़ में अधिवक्ता को रोक दिया जाता है। क्या है अधिवक्ता का अधिकार? कहीं सुनवाई है? ये नेतृत्व की कमी है। यह निश्चित तौर पर, देखिए, नेतृत्व सदैव एक छोटी इकाई से शुरू होता है। परिवार एक छोटे से एक व्यक्ति होता है, उसका एक परिवार होता है, उसका एक समुदाय होता है, उसका एक मोहल्ला होता है, उसका एक कस्बा होता है, उसके बाद एक जिला होता है, फिर एक मंडल होता है, फिर प्रदेश होता है, फिर देश होता है। ये डिसेंट्रलाइज है व्यवस्था, इसलिए कि व्यवस्थित रहे हर आदमी। हमको यहाँ से लेकर और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हमारे माननीय बड़े भाइयों तक से मुझे ये अपेक्षा है कि इस पर विचार करें कि एक अधिवक्ता को के साथ भी न्याय हो, उसको भी न्याय मिले। वो हमें मरने के बाद 5 लाख रुपए हमें मिलना चाहिए। 70 साल से ऊपर के अधिवक्ता वो चल नहीं पाते हैं, लेकिन हम उनको क्या देते हैं? सरकार की तरफ से पेंशन होनी चाहिए, नए लड़कों को स्टाइपेंड होना चाहिए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, वो फ्री में अनाज बांट सकती है और अधिवक्ताओं को पोषण देने के लिए वो पैसा नहीं दे सकती है। एक सवाल और मैं आपसे करूंगा। अधिवक्ता बन जाने के बाद तो हम सभी लोग अधिवक्ताओं की बात करते हैं, लेकिन जो अधिवक्ता बनने जा रहा है उसकी बात कोई नहीं करता। नए अधिवक्ता जब कचहरी में आते हैं तो पंजीकरण शुल्क के रूप में भारी भरकम फीसों से मैंने अभी आपसे कहा था बार काउंसिल लेता है। मैंने अभी आपसे कहा उनका मुफ्त हो या नॉमिनल। मैंने अभी आपसे कहा अगर मुझे यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो फिर मेरी आवाज़ प्रदेश तक जाएगी। बिल्कुल। बहुत सुंदर तरीके से रत्नाकर जी आपने अपने मतदाताओं तक और हमारे दर्शकों तक अपनी बात। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे मन के उद्गार को एक प्लेटफॉर्म दिया। आपने जो सीले अंदाज में पूरी बात आपने कही
और मुझे भी जोश आ गया। तो उस जोशीली पंक्ति से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आपके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करूंगा कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो न मृत्यु से सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। आप आए, धन्यवाद, अपना धन्यवाद, समय निकाला, धन्यवाद, आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।